दुनिया में हूँ मगर दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाज़ार से गुज़रा हूँ मगर ख़रीदार नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है यश चौहान और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ विश्लेषण करने वाला हूँ मेरी और सौरभ द्विवेदी जी के बीच में हुई एक बातचीत का। जी हाँ, ये वही सौरभ द्विवेदी जी हैं जो JNU से पढ़े हैं और द लल्लन टॉप चैनल के फ्रंट फेस के पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं सौरभ द्विवेदी जी। वैसे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि एक सच्चा पत्रकार हमेशा कमल के फूल की तरह होता है, जो समाज की बुराइयों के बीच से गुजरता है, उस कीचड़ के बीच से गुजरता है, पर कभी भी अपने व्यक्तित्व को धूमिल नहीं होने देता, कभी भी उस गंदगी को अपने व्यक्तित्व के ऊपर चढ़ने नहीं देता। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो मीडिया है, आज के जो पत्रकार हैं, क्या वाकई में वो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से पहले ही उनका एजेंडा फिक्स हो चुका होता है। तो आज मैं देखते हैं मेरे और सौरभ द्विवेदी जी की ये जो बातचीत हुई है द लल्लन टॉप चैनल में, उनके ऑफिशियल चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर निष्कर्ष क्या निकल रहा है। देखिएगा आप ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको और काफ़ी कुछ गहराई में सोचने को मजबूर करने वाला है ये वीडियो। आइए देखते हैं। नौजवान, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम यश चौहान है और मैं अरे सवाल तो पूछ लेने दो। हाँ, यश चौहान, मुझे राजस्थान विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं 25 नवंबर को, बढ़िया लग रहे हैं बाल तुम्हारे गौरव? हाँ, सेट करते रहते हो, ठीक करते हो। 3 मुद्दे बताओ राजस्थान विधानसभा चुनाव के इस बार के तुम्हारी नज़र में। सबसे पहले तो सौरभ सर, मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत जो अंदर की बात है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक सवाल फ्रेम करूंगा तो ये सवाल पे रहेगा, पर ये फिर लेके वहीं आया। हाँ, ये जो 3 मुद्दे बताओ। 3 मुद्दे पर ही मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा ना, जब जब हम पावर को किसी चिन्ह के साथ संबोधित कर देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तब तक डेमोक्रेसी का हनन होगा। मेरा ये मानना है कि जब भी हम वोटिंग करने जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या जो मैच्योर वोटर हैं, तो हमको हमेशा अपने उस असेंबली के उस कैंडिडेट की छवि देखनी चाहिए। अच्छा, हाँ, अब मुद्दे बताओ 3। मुद्दे 3 ये हैं कि जो सबसे पहला जो वोट जो टिकट बांटे गए हैं पार्टियों के द्वारा, वो टिकट जाति वाइज बांटे गए हैं, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है आपके लिए। ऑफ कोर्स ये मुद्दा है। मानवता एक जाति है सर, हम सब मानव हैं, यही अपने आप में एक जाति है। बहुत हार्ड हो गया। हाँ हाँ, सौरभ, अरे 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 बैठो बैठो, उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं। हाँ, तो सौरभ जी, जैसा कि आपने बोला कि बहुत हार्ड हो गया, एक्चुअली में हो सकता है आप तो खैर बहुत ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं भी राजस्थान में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ का स्टूडेंट हूँ, यहाँ के लोकलाइज लोगों के साथ काफ़ी टच में हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सौरभ जी कि वाकई में राजस्थान जातिगत राजनीति से काफ़ी पीड़ित है। यहाँ आप देखेंगे तो अलग अलग जातियाँ बटी हुई हैं, अलग अलग जातियों की अलग अलग राजनीति और अलग अलग राजनीतिक चेहरे अपने अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक कंपैशन की भावना जो होनी चाहिए, ऑल आर इक्वल, उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखती है। आप माने या ना माने, बट ग्राउंड रिपोर्टिंग पे ये बात सत्य है। चलिए फिर भी अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं। देखिए, हाँ सौरभ सर, मैं ये कहता हूँ कि आज गाय हैं तो गाय, सारी गाय हैं, उनमें कोई जातियां नहीं। गाय, काऊ, गाय। अच्छा, तूने बिंदी एक्स्ट्रा खर्च कर दी ना भाई? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया इसलिए। सर मैं वही बोलना चाहता हूँ कि गाय हैं तो सभी गाय हैं, ठीक है? कौन गाय है? काऊ एनिमल है ना, काऊ गाय है। हाँ, सभी गाय है ना, उनमें कोई जाति नहीं बटी ना, तो सारे मानव है ना, उसमें जाट, मीणा, हिंदू, मुसलमान, इतनी ज्यादा डिवाइडेशन क्यों है? वही तो मुद्दा। सौरभ जी, आप जो पूछ रहे हैं कि कौन गाय हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गाय हमारी माता है। हमने गाय का दूध पिया है
और गाय हम सबकी माता है। हमारी भावनाएं, हमारी आध्यात्मिक भावनाएं गाय से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। दूसरी बात जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं आपके चैनल पे वो ये है कि हमारे रजनीश ओशो जी ये समझाते समझाते उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया कि पूरी मानव जाति एक ही है। हम जितना ज़्यादा डिवाइडेशन कर रहे हैं ये केवल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर हो रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर टॉप पे बैठे लोग चाहते हैं कि एकता ना हो, डिवाइडेशन होता रहे, ताकि कुछ लोग राज कर सकें और मेजॉरिटी लोगों को गुलामी करने के लिए ढकेल दिया जाए। इसलिए ये टुकड़े टुकड़े जो किए जाते हैं उसके पीछे का एजेंडा ये है। ये बात हमारे आदरणीय रजनीश ओशो जी समझाते रहे, लेकिन वो अपने ज़माने में ये बोलते रहे कि देखो हर मानव एक है। अगर हम आध्यात्मिक लेवल पे देखें, कॉस्मिक लेवल पे देखें, ब्रह्मांडीय लेवल पे देखें तो पूरी धरती ही एक है। उसमें धरती में भी जितने ये देश बटे हुए हैं ये अपने आप में जो बटे हुए हैं इसका कॉस्मिक कोई रिलीवेंस नहीं है, ब्रह्मांडीय इसका रिलीवेंस नहीं है। और उसके बावजूद भी हमारा एक देश है भारत, उसमें भी इतनी सारी जातियां, हर स्टेट में अलग अलग जातियां और उस जाति के अंतर्गत उस जाति के हिसाब की राजनीति, ये कहीं ना कहीं मानव कल्याण में एक बाधा बनती है। ये मैं नहीं कह रहा सौरभ जी, ये हमारे आदरणीय रजनीश ओशो जी भी कहा करते थे। खैर अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसा वजह क्या है इसकी, किसने किया? ये पार्टीज ने किया। मैंने बोला ना, जब पार्टियां तो अभी आई है, जाति तो उसके पहले से है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जब अरे तू रुक जा भाई, एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, तो पॉलिटिकल पार्टियां जाति थोड़ी लेके आई, जाति तो भारत के समाज में बहुत पहले से है। जातियां हैं, लेकिन जो टिकट बांटे जा रहे हैं वो कैंडिडेट की पर्सनल छवि को देख के बांटे जाए ना। और जब हम लोग वोटर्स की गलती तो है। वो गाय वाली थ्योरी का क्या हुआ फिर? गाय वाली थ्योरी ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंसानों में सब इंसान नहीं है, कोई जाट है, कोई मीणा है, अलग अलग जातियों में बटे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जैसे शेर हैं तो सारे शेर एक ही हैं, सारी गायें उस गाय प्रजाति में आती हैं, सारी बकरियां प्रजाति में आती हैं। मानवता में इतनी ज्यादा विभाजन क्यों है? क्यों है? हजारों वर्ष पुराना प्रश्न है, आप उत्तर बताइए। ऑफ कोर्स हजारों वर्ष पुराना अगर कोई चीज त्रुटि चली आ रही थी तो हमको उस चीज को एलिमिनेट करना होगा। कैसे करेंगे? एलिमिनेट ऐसे करना होगा। होगा। नाम क्या है? मेरा नाम यश चौहान है। यश चौहान, बहुत बढ़िया माइक है, आराम से बताओ। जी नहीं, बिल्कुल सर, मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ। बहुत ब्लास्ट होगा फिर, ये रजत नाराज होगा। नहीं नहीं, हाँ, तो ये कैसे त्रुटि दूर कैसे टॉप की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। अरे वाह, हक जमा दिया लड़के ने। सर मेरा ये मानना है कि हम वोटर्स को पहले तो इतनी नहीं यार, एक तो ये तुम देश प्रेम में लंबा निबंध नहीं लिखो, मिल जाएंगे नंबर। सवाल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, है ना। जैसे आरपीएससी में होता है ना कि 300 शब्दों में ही बताना है। तो आपने कहा कि जाति एक समस्या है आपके हिसाब से, जाति समस्या है या जातिगत भेदभाव समस्या है? ऑफ कोर्स एक्चुअली जो है जातिगत भेदभाव है वो हमारे लिए समस्या है। कैसे दूर किया जाए इसको? उससे ऐसे दूर किया जाएगा कि हम सब जनता जब जागरूक होंगी ना। कैसे होंगे? हमको खुद को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा ना। कैसे बढ़ाएंगे? हमको ये समझना होगा कि हम सब इंसान हैं, हम सब मानव हैं। सौरभ जी, यहाँ पे जो आप मेरे को बोल रहे हैं जातिगत जो समस्या है वो हज़ारों सालों से चली आ रही है, तो मैं आपको ये बता दूं 1000 साल पहले ही भगवान कृष्ण ने जब भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया था, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात समझा रहे थे, ये बात समझाते रहे कि हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है, तुम एक आत्मा हो, तुम एक परमात्मा का अंश हो, और सारी जीव आत्माएं जो हैं वो सारी की सारी परमात्मा का अंश हैं। तो जो मैंने आपको बात बोली है कि कैसे इस चीज़ को एलिमिनेट किया जाएगा या कैसे ये जो पुरानी समस्या है कैसे उसको सुधारा जाएगा, तो ये चीज़ तो भगवान कृष्ण हमको गीता में पहले ही समझा रहे हैं। हमको उनकी बात को समझना होगा, हमको अपनी चेतना का स्तर ऊपर करना होगा। ये आपके आज सदगुरु जी भी यही बोलते हैं, ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु जी भी यही हमेशा बोलते हैं कि डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दोज थिंग्स विच यू आर नॉट। आप अपने आप को उन सारी चीज़ों के साथ ना जोड़ें जो आप नहीं हैं, इससे एक भ्रम पैदा होगा। चलिए, तो मेरा ये जो कॉन्शियसनेस की बात थी, मैं ये भागवत गीता से जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, जो उन्होंने बोला है, मैं उनके कथन से ही ये बात आपको समझाना चाह रहा था कि हमको अपनी चेतना के स्तर को ऊपर करना होगा यदि अगर हम वाकई में इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, लेकिन जो अलग अलग पे हमें वोट, जब वोट देने जा रहे हैं तो जाट व्यक्ति हमेशा जाट के कैंडिडेट को वोट दे रहा है, मीणा को कैंडिडेट। चलिए, एक तो ये हो गया, ये कहीं जाता नहीं दिख रहा है, तो दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अलग है, सबका अपना एक व्यक्तित्व है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की अच्छाई और बुराई को देख के वोट कैसे देखेंगे? हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? कम्युनिकेट करके। अरे रुक जाओ एक सेकंड, हम आप अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, नाम बताओ। अभिषेक धाकड़ नाम है हमारा। अभिषेक धाकड़, बहुत धाकड़ नाम है गुरु। कहाँ के रहने वाले हो? जी सर, मैं आपसे मिलने के लिए ही सिर्फ कोटा से बैग लेके आया हूँ। कोटा से क्यों आ गए? मैं कल कोटा पहुंच रहा हूँ। बस कोटा चल चलो मेरे साथ चलो। हैं? बिल्कुल सर, बिठाओ उसको साथ में। बिल्कुल सर। तो कोटा में बात करोगे, यहीं करोगे? यहाँ भी कर लेते हैं। आप इतनी दूर आए हो, कर ही लो। तुम्हारी विधानसभा कौन सी है? मेरी सांगोद विधानसभा है। कौन लड़ रहा है वहाँ से? हमारी साइड से बीजेपी और कांग्रेस के, बीजेपी के कैंडिडेट हैं हीरालाल नागर और कांग्रेस के नेता है भानु प्रताप जी। हीरालाल जी और भानु प्रताप जी। अब ये धाकड़ साहब, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आपकी थ्योरी के हिसाब से कैसे करें? बिल्कुल, हमारे जो भी कैंडिडेट विधानसभा में खड़े हो रहे हैं, हमको उनके साथ मिलना चाहिए, देखना कहाँ पाते हैं? यही तो इतनी बड़ी समस्या है ना। विधानसभा, लाखों के वोटर, सबसे कहाँ मिल पाएंगे? क्यों नहीं मिल पाएंगे? आज मेरे को कोई समस्या है, मैं जाके अपने विधायक जी से मिल नहीं सकता हूँ क्या? आज मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, समस्या सबको नहीं होती है ना, लेकिन वोटर तो सब है ना। समस्या कुछ लोगों को, वो जाके मिल सकते हैं, पर सब वोटर से कहाँ मिल पाते हैं? भाई पब्लिक माउथ पब्लिसिटी भी होती है ना। आज मुझे कोई समस्या होती है, मेरे अगर नहीं यार, ये बहुत फैल रहा है गुरु यार, समझ में नहीं आ रही थ्योरी। जी व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करें धाकड़ साहब अपने कैंडिडेट? सौरभ जी, जो मैंने बात बोली है, आप जो मेरे को बोल रहे हैं कि सब लोग नहीं मिल सकते अपने विधायक से, आप ये बताइए, जब लोग विधायक जो कैंडिडेट होते हैं चुनाव के टाइम पर वो डोर टू डोर वोट मांगने आते हैं, डोर टू डोर वो जनता से मिलते हैं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि सब लोग अपने विधायक से नहीं मिल सकते? आप कभी आप आइडियलाइज लोगों को देखिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। इंदौर से एक विधायक आते हैं, आदरणीय जीतू पटवारी जी। आप जाके देखिए, जीतू पटवारी जी का नंबर उनके विधानसभा के हर एक व्यक्ति के पास उनका पर्सनल नंबर होता है, और उनकी विधानसभा में जो भी लोग रहते हैं उनको कोई समस्या आती है, जीतू पटवारी जी से पर्सनल उनका कांटेक्ट होता है, और जीतू पटवारी जी सबके परिवार के मेंबर बन के सबकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे विधायक हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र की जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और मैं भी जिस एरिया से आता हूं, हमारे एरिया के भी जो कैंडिडेट हैं, जो विधायक जी हैं, उनका हर घर में परिचय है, और हर घर के लोग उन्हें अपने घर के फंक्शंस में बुलाते हैं, और उनके यहाँ जो फंक्शन होता है तो लगभग वो भी सभी को इनवाइट करते हैं। और अगर हमको एक स्वस्थ समाज चाहिए तो हमको हमारे जो लीडर हैं उनके साथ का कम्युनिकेशन गैप खत्म ही करना होगा जी। तो आप जो बोल रहे हैं हर व्यक्ति अपने विधायक से नहीं मिल सकता, तो ये बात मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी ऐसे एरिए से आ रहे हैं, या आपने वो एरिए देखे नहीं हैं जहाँ के विधायक अपनी विधानसभा के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। इवन मैं ये भी बोलूँगा, जो कैलाश विजयवर्गीय जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कैलाश जी के भी दरवाजे, कैलाश जी का भी घर उनकी विधानसभा के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। चलिए, व्यक्तित्व का जैसे उसने बताया, जी बिल्कुल, उसने बिल्कुल दुरुस्त बात बताई कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे जाओ, सारी कैंडिडेट्स के एफिडेविट देखो, पढ़ाई क्या की, संपत्ति कितनी है, वो क्या है। ये एक तुम्हारी गुरु बातें एकदम वीर रस से ओतप्रोत है, बट नहीं। टिक नहीं रही हैं। एक पर्सनल और बताओ मुद्दा क्या है? और मुद्दा यही है कि जो टिकट जो बांटी जा रही हैं अरे उसमें, ये बता चुके हो तुम, टिकट जाति ये हो गया, और मुद्दा क्या है राजस्थान विधानसभा चुनाव में? राजस्थान विधानसभा में फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके फेस पे जिस तरीके से चुनाव हो रहा है बीजेपी का, तो मेरे को उनका विजन सही लगता है। क्या सही लगता है? क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूं, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं उनकी जो पॉलिसी है, इवन जो जीएसटी को लेके, जीएसटी की जो पॉलिसी है, इसको जो कंप्लाइंस है वो बहुत सरल कर दिया गया है, इजी कंप्लाइंस कर दिया गया है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया गया है। तो उससे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है, जिस तरीके से वो अपने विज़न को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, वो जो आपका पहला कंसर्न था उसको एड्रेस कर रही है, जाति देख के टिकट? मैं इस चीज़ पे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के समीकरण हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का पार्टी अपनी रणनीति कर रही है। यही तो वो कह रहे थे कि जाति देख के टिकट बांटती हैं पार्टियां। हाँ, तो मैं आपको क्या बता कहना चाहेंगे आप नरेंद्र मोदी से? बिल्कुल, मैं मोदी जी से यही बोलना चाहता हूँ कि
मोदी जी अपने व्यक्तित्व के जैसे चेहरों को आगे लाएं, जैसे नरेंद्र मोदी यहाँ पे जी नहीं ला रहे राजस्थान में? कुछ मैंने बताया ना, हर जगह सेम चीज नहीं है। कुछ जगह उन्होंने ऐसे अच्छे कैंडिडेट्स को खड़ा किया है। खराब कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? खराब कैंडिडेट को हम इस तरीके से डायरेक्ट मूल्यांकन करके नहीं बोल सकते कि खराब तो तुमने कैंडिडेट कौन है। धाकर साहब को टास्क दिया, सबको टास्क दिया कि मूल्यांकन करो, अभी खुद नहीं कर रहे हो। नहीं तो मेरी जो विधानसभा है वहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे मेरी विधानसभा है, जो वहाँ पे फुंदेलाल जी खड़े होते हैं वो कांग्रेस से हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी। सौरभ जी, मैंने आपको बोला कि राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं मोदी जी के फेस पे हो रहे हैं, और मोदी जी को केवल मैं नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उनको अपना आदर्श मानता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक साधु आदमी हैं, एक संत आदमी हैं। उन्होंने हिमालय में रहकर तपस्या की है, और जो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी बात भी सत्य है। ये बात तो भगवान कृष्ण गीता में ही कहकर गए हैं कि हे अर्जुन, हर मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो मुझ परमात्मा का ही अंश है, और जिसकी चेतना जितना ऊपर उठ जाती है वो उतना ही देवमय हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका जीवन में व्यक्तिगत स्वार्थ कभी रहा ही नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक मिनट मानव कल्याण में समर्पित कर दिए, तो वो व्यक्ति की चेतना एक देवता के समान ही हो सकती है। ये बात मैं नहीं, ये बात हिंदुस्तान का हर एक नौजवान मानता है और जानता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वाकई में एक देवतुल्य इंसान हैं। उनके नेतृत्व में ना केवल इस देश का भला होगा बल्कि पूरी की पूरी मानव जाति का भला होगा। उनके नेतृत्व में बाकी के देश भी तरक्की करेंगे, उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया खुशहाली देखेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वाकई में भगवान विष्णु का अवतार हैं। अब अवतार है मैं इस सेंस में कह रहा हूं क्योंकि हर जीव में जैसे परमात्मा का अंश है, तो जो जीव आत्मा अपनी साधना के माध्यम से अपने आप को जितना प्योर कर लेती है वो उतना ही बुद्ध हो जाती है। जैसे गौतम बुद्ध हुए, जैसे भगवान गौतम बुद्ध हुए, उसी प्रकार से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था सौरभ जी, मैं उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व का भक्त हूं। चलिए आगे सुनते हैं मैंने क्या बोला। उन्होंने समाज के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया। तो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, फुंदेलाल जी कांग्रेसी, तो वोट किसको दोगे? तो मैं बोल रहा हूं सर, हर इंडिविजुअल अलग है। अरे तो यार, एक तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं अब तो। सौरभ जी, कंफ्यूजन की बात नहीं है, मैंने आपको बोला ना हर इंडिविजुअल अलग है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनका तो कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता। उनके नेतृत्व में तो पूरी मानव जाति का कल्याण है। वो इतने हायर कॉन्शियसनेस के जीव हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो वाकई में बहुत आदरणीय हैं और हम सब के लिए पूजनीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अरे ठहरो, अरे रुक जाओ भीम। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद है जी। आपने कहा विधानसभा में व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें। आपने मूल्यांकन किया तो आपने बताया कि कांग्रेस के फुंदेलाल जी अच्छे हैं। हाँ, बटन तो एक है। हाँ, वो मोदी जी के नाम पे दबेगी, फुंदेलाल जी के नाम पे दबेगी? तो वहां पे फुंदेलाल जी के नाम पे दबेगी। कहीं और यदि अगर बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है, अरे कहीं और नहीं यार, अपने का बता ना। अपने लिए तो बता दिया ना। हाँ। उस विधानसभा में तो मोदी जी आके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। वहाँ तो फुंदेलाल जी लड़ रहे हैं। तो जब तुम्हारे लिए फिर फैक्टर है लोकल कैंडिडेट। ऑफ कोर्स। तो भाजपा का लोकल कैंडिडेट कौन है? वहाँ पे भाजपा के लोकल कैंडिडेट जो हैं उनका वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज। नाम बताओ। उनका नाम पहले सुदामा जी थे, अभी कौन करंट में है उनके विषय ले, में। इतना ज्ञान दिया, अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पता, सारे वोटरों को होमवर्क दे दिया व्यक्तित्व का परीक्षण करें। तुम्हारे यहाँ जो कैंडिडेट आया है तुमने उसका नाम तक पता नहीं किया। क्या परीक्षण किया तुमने व्यक्तित्व का? नहीं, उनका नाम मैं उनका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद तो है। उनके व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे करोगे जब नाम ही नहीं पता? तो उनके व्यक्तित्व मैं बताया ना, जो फुंदेलाल जी हैं यार। सौरभ जी, जो आप बार बार पूछ रहे हैं व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे करोगे, तो मैं आपको बता दूं, सत्य को परीक्षण, सत्य हमेशा सत्य होता है।
जब धूप निकलती है, जब सूरज खिलता है, तो सूरज अपने आप अपनी चमक से बता देता है कि मैं आ चुका हूँ। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रेजेंस से, अपने ऑरे से, अपने व्यक्तित्व से ही लोगों को बता दिया है कि वो कौन है। तो आप ये जो बार बार पूछ रहे हैं परीक्षण करना होता है, कुछ वाइब्स होती हैं इंसान की, कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, कुछ सूक्ष्म विज्ञान होते हैं, कुछ लोगों के जो लोगों के अच्छे कृत्य होते हैं वो दिखते हैं। अब मेरे को उस कैंडिडेट का, पर्टिकुलर कैंडिडेट का अगर नाम उस वक्त नहीं याद आया, ऑन कैमरा मैं उस व्यक्ति का नाम मुझे रिकॉल नहीं हो पाया, तो इसका मतलब मैं कोई आपका हर चीज़ को रट के थोड़ी आया था मैं आपके कैमरे के सामने। मैंने आपको फुंदेलाल जी के बारे में बताया क्योंकि फुंदेलाल जी वहाँ 3 बार से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी का कोई नया कैंडिडेट है जिसका नाम मुझे नहीं पता था। दूसरी बात, आप ये बताइए, क्या कांग्रेस के सामने केवल बीजेपी पार्टी है? वहां तो आम आदमी पार्टी ने भी किसी को टिकट दिया है, वहां पे तो 3-4 निर्दलीय लोग भी खड़े हैं। उस विषय में तो आपने मेरे से बात नहीं की। चलिए आगे देखते हैं। मैंने मान लिया फुंदेलाल जी के अलावा दूसरे जो कैंडिडेट हैं, जब तुम्हें उनका नाम नहीं पता तो उनके व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे करोगे? इसको धाकड़ को तुमने काम दे दिया है। रुक जाओ तुम, रहने दो। हो गया? अब ये क्या रे, मुझे नहीं बस पता बस। मामा जी ने इस बार किसको वहां से टिकट दिया है। मामा जी शिवराज कौन सिंह है? चौहान जी। तुम एमपी के हो? जी। अरे अरे रुक जाओ भाई, क्या यार, कैसा आदमी है? मुद्दे बता रहा है राजस्थान चुनाव के, फिर आखिरी में बुंदेलाल जी और मामा। मैंने एक जो है जनरलाइज मुद्दा बहुत बढ़िया किया, बहुत बस चलो अब आगे ले लें। बहुत बढ़िया, अद्भुत, आपको प्रणाम। उत्तम चौहान आपका नाम। कहाँ के हो तुम? मध्य प्रदेश? मैं मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर नर्मदा। सौरभ जी, मेरा नाम यश चौहान है, उत्तम चौहान नहीं। जैसे कि मैंने भी आपको अपना नाम बताया, लेकिन आपको भी वो नाम जो मैंने शुरू में बताया मिस हो गया। उसी तरीके से बीजेपी कैंडिडेट का नाम मेरे को भी ऑन कैमरा उस समय याद नहीं आया। जी का उद्गम है, अमरकंटक से हूँ। अच्छा, ये सारे भूपेंद्र जोगी मध्य प्रदेश से ही क्यों आते हैं? भूपेंद्र जोगी को जानते हो? बिल्कुल, मैं लेकिन फिर से बोलूंगा कि हर व्यक्ति अलग है, कि मैं अलग हूँ। मानव है, सबकी जाति मानव है। हम जब किसी को जब भी हम किसी को बड़े होके क्या करना चाहते हो? बड़े होके मैं ललन टॉप की सेवा करना चाहूंगा। कैसे करोगे? मैं ललन टॉप की इसलिए सेवा करना चाहूंगा। कैसे करोगे सेवा? बिल्कुल आपकी तरह रिपोर्टिंग करके, सामाजिक मुद्दों को सामने लाके, जिस तरीके से क्या कह रहे हो? यार ये लोग तो मना कर रहे हैं तुम्हारा यही नॉमिनेशन कर रहे थे ना सर। सीए कर रहे हैं ना ये तो। अब सीए कर रहे थे। ऑफ कोर्स, तो एक सीए क्या एक रिपोर्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन एक आईआईटीएन एक एक्टर बन सकता है, सीए भी एक्टर बन सकता है, न्यूज एंकर बन सकता है। तो तुम क्या एक्टर बनोगे, न्यूज एंकर बनोगे? मैंने बताया ना कि मेरा पर्टिकुलरली आपने पूछा तो मैंने बोला कि मैं ललन टॉप की सेवा करना चाहूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो आपके साथ जुड़कर। थैंक यू। सौरभ जी, यहाँ कुछ भी बोलो, लेकिन आपकी ये हंसी ने सच में दिल जीत लिया। आप जिस तरीके से मुस्कुराए और जो आपने वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फैला दिया, उसने तो हम सबका दिल जीत लिया। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये है कि मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा था वो केवल एमपी और राजस्थान से संबंधित बात नहीं थी, वो पूरा एक राष्ट्रीय मुद्दा था। और राजस्थान में वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, जातिगत राजनीति का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने वो मुद्दा आपके सामने उठाया था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं मध्य प्रदेश का हूँ, क्यों भाई, राजस्थान में भी तो मैं पिछले 5 साल से रह रहा हूँ ना, और आपके लल्लन टॉप के चैनल के थ्रू भी तो मैं राजस्थान की सारी खबरें देख रहा हूँ। और मेरा ये मानना है लल्लन टॉप तो हमेशा सच दिखाता है, वो झूठ तो दिखाएगा नहीं। तो आपने जो भी मेरे को दिखाया, जो भी हम ऑडियंस को दिखाया, उसके बेसिस पे ही तो मैंने अपनी बातों के अपनी चीज़ों के कंक्लूजन ड्रॉ किए। तो ये चीज़ है लल्लन टॉप जी। और राइटिंग की मौका मिलेगा तो ऑफ कोर्स राजा बाबू के गोविंदा बनेंगे। क्या बनेंगे? राजा बाबू के गोविंदा बनेंगे। ये हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो जाएंगे, जिससे एक्टर भी बन जाएंगे, और जो ये बनना चाहते हैं रिपोर्टर वो भी हो जाएंगे। तो शाहरुख खान क्यों नहीं बन सकते हम? हाँ? शाहरुख खान क्यों नहीं बन अब सकते? तुम शाहरुख खान बनोगे? तो ये टोटल इस वीडियो के विषय में मैंने एनालिसिस किया
बहुत सी बातें जो थी वो शायद सौरभ द्विवेदी जी उस समय समझना नहीं चाह रहे थे, या शायद उनकी विचारधारा मुझसे मिल नहीं रही थी, और उनका जो पहले से उन्होंने जो निर्धारित की थी जो बातें वो सुनना चाह रहे थे, शायद मैंने उनसे भिन्न बातें बोली। बट एनीवे, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फर्दर इसके रिस्पॉन्स पे और वीडियो हम आगे बनाएंगे, वरना अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।